अब हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी समझें उसके पहले अपने को ये समझना होगा कि हर एक इंडिविजुअल के ऊपर दो तरह का टैक्स लगता है। एक लगता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट को अपने कंट्री को रन करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है? टैक्सेस के फॉर्म में आता है। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब एक इंडिविजुअल के ऊपर दो तरह का टैक्स लागू होता है, अप्लाई होता है, वो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब दोज टैक्सेस which are paid directly to government एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ऐसा टैक्स जो लग तो रहा है इस इंडिविजुअल के ऊपर लेकिन ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके पे नहीं कर रहा है। जैसे दोज टैक्सेस which are not directly paid to government by individuals। ऐसे समझो, ये जो बंदा है इसका नाम है बिट्टू। ये साल भर अपना काम करता है, अपना मतलब जॉब करता है, सैलरी कमाता है और उस टोटल इनकम के ऊपर साल भर जो इसका इनकम होता है उसके ऊपर ये एक इनकम टैक्स देता है गवर्नमेंट को, और वो खुद देता है, डायरेक्टली देता है। उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट टैक्स बिकॉज ये माना जाता है कि इंडिविजुअल डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड बिट्टू के ऊपर ना और भी बहुत तरह का टैक्स लग रहा है जो वो खुद जाके गवर्नमेंट को डायरेक्टली वो खुद पे नहीं कर रहा है बट उस वो टैक्स पे कर रहा है। जैसे सर ये अपने डेली लाइफ में बहुत सारा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यूज करता है, राइट? ऑयल, घी, सोप, शैम्पू, अदर कॉस्मेटिक्स, एयर कंडीशनर और भी बहुत तरह के सामान जो वो यूज कर रहा है वो हर एक चीज के ऊपर, राइट? वो रेस्टोरेंट में जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसका एक टैक्स लगा हुआ रहता है। मूवी देखने जाता है तो वो टैक्स का पेमेंट करता है, और भी बहुत तरह का टैक्सेस है जो बिट्टू पे कर रहा है, राइट? बट वो सारे टैक्सेस वो गवर्नमेंट को जाके डायरेक्टली पे नहीं कर रहा है। वो किसको पे कर रहा है? वो जिससे सामान खरीदता है उसको उस सामान का अमाउंट प्लस वो जीएसटी का अमाउंट, वो इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट भी देता है। मूवी देखने जाता तो मूवी का टिकट का जो पैसा देता है ना, उसमें मूवी का टिकट का पैसा प्लस एक टैक्स का अमाउंट भी देता है। और फिर वो जो मूवी ओनर है, हॉल का ओनर है, जो आइनॉक्स या पीवीआर है, या जो रेस्टोरेंट का ओनर है, या वो शॉप का जो ओनर है जिससे बिट्टू सामान खरीद रहा है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बिट्टू के बिहाफ में वो लोग गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं टैक्स। ध्यान से समझ, टैक्स लगा किसके ऊपर? जो गुड्स या सर्विसेज को यूज कर रहा है। जो साबुन लगा रहा है ना उसको देना पड़ेगा अल्टीमेटली टैक्स। जो शैम्पू यूज कर रहा है ना उसको टैक्स देना पड़ेगा, अल्टीमेटली जीएसटी उसके ऊपर लग रहा है और वो पे कर रहा है। जो मूवी देख रहा है ना, जो सर्विसेज ले रहा है ना, उसको टैक्स देना पड़ता है। लगता किसके ऊपर है टैक्स? जो गुड्स या सर्विसेज का यूज करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर अप्लाई होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बट वो डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, वो जिससे वो गुड्स या सर्विसेज लेते हैं उसको पे कर देते हैं और फिर वो लोग गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, राइट? तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी और इसका पूरा नाम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
तो आई होप आप लोग को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मेन बैकग्राउंड समझ में आया कि कहाँ से आ रहा है सर. नाउ द थिंग इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज वेरी न्यू इन इंडिया. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के पहले जो टैक्स सिस्टम हुआ करता था उसमें बहुत सारे अलग 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 टाइप ऑफ टैक्सेस लगते थे. जीएसटी जब आया तो वो बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्सेस को रिप्लेस करके एक टैक्स आया जिसका नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. आप लोग को लर्न करने का जरूरत नहीं है, हाउएवर जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको बता रहे हैं कि देयर वर वेरी so many taxes like excise duty, value added tax, central sales tax, service tax. ये सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके आया है जीएसटी. राइट, वो सारे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके आया है जीएसटी. पहले एक रेस्टोरेंट का बिल जब आता था ना तो उसमें वैट भी लगता था, उसमें सर्विस टैक्स भी लगता था. राइट, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता था. ये सारे टैक्सेस को हटा के अब लेके आया गया है गुड्स एंड सर्विसेज. ना अब यहां पर एक और बात को समझना, जो गुड्स परचेज कर रहा है, राइट, बिट्टू, अपने एग्जांपल ले रहे हैं बिट्टू का. बिट्टू क्या किया? परचेज अ पेन. पेन परचेज किया फॉर ₹100 और इसके ऊपर ऐड जीएसटी. से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जीएसटी का रेट इज 5%, तो ₹5 जीएसटी लगा, ₹105 का बिल बना. ये पेमेंट करना पड़ा बिट्टू को. ये बिट्टू का एक्सपेंस है. बिट्टू का एक्सपेंस कितना हुआ? पूरा 105. ₹100 का पेन प्लस ₹5 का जीएसटी. बिट्टू एक रिटेल कंज्यूमर है, वो नॉर्मल दुकान में गया और एक पेन खरीदा, उस पेन के ऊपर ₹100 प्लस जीएसटी का ₹5 दे दिया और पेन घर में ले जाके यूज कर लिया, बस बात खत्म. बट नाउ थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस. एक बिजनेस के लिए ध्यान से समझना, जिससे बिट्टू खरीद रहा है उसके नजरिए से सोचना. के नजरिए से सोच कि क्या कर रहा है. परचेज्ड अ पेन और फिर सोल्ड द पेन. राइट, ये वो बिजनेस है जो बिट्टू को पेन बेच रहा है. ठीक है, अपने उस बिजनेस का अकाउंटिंग का बात कर रहे हैं. उस बिजनेस में जीएसटी का क्या इंपैक्ट हो रहा है अपने उसका बात कर रहे हैं. बिकॉज अल्टीमेटली अपने को अकाउंटिंग किसका करना है? अपने को अकाउंटिंग तो बिजनेस का ही करना है. तो बिजनेस के लिए इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एग्जैक्टली क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, सोचना. ये बिजनेस मान लेते हैं रिटेलर है. ये परचेज्ड अ पेन किससे परचेज करेगा? फ्रॉम होलसेलर. होलसेलर से परचेज किया. से फॉर एग्जांपल मान लो परचेज प्राइस इज इक्वल टू 60. उसके ऊपर ये जो जीएसटी पे कर रहा है 5%, से फॉर एग्जांपल 5% जीएसटी है, तो कितना होता है? तो टोटल 63 में परचेज किया. टोटल 63 में परचेज किया. ओके, और फिर इसी पेन को ये क्या कर रहा है? बिट्टू को बेच दे रहा है. सेल प्राइस कितना है? 100. और इसके ऊपर जीएसटी लिया, बिट्टू से कलेक्ट किया जीएसटी कितना? 5%. कितना? ₹5. तो टोटल 105 बिट्टू से ले लिया. अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना बात को. ये जो बिजनेस है, ये जो रिटेलर है, ये जब होलसेलर से गुड्स परचेज किया, पेन परचेज किया, तो ₹60 पेन का दिया और ₹3 जीएसटी का भी तो दिया. ये जीएसटी का खर्चा क्या इस बिजनेस का खर्चा है? क्या इस बिजनेस के लिए खर्चा है?
थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा जोर दो माथा पर। अगर ये बात आपको समझ में आ गया कि सर ये खर्चा नहीं है बिजनेस का, तो ये काम इजी हो जाएगा। बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये जो बिजनेस है ना, इसको जीएसटी से मतलब नहीं है। ये पेन यूज करने वाला नहीं है बिजनेस। ये बिजनेस का स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी बिजनेस, स्टेशनरी का बिजनेस है। ये तो पेन खरीदता है और पेन बेचता है। जीएसटी का टैक्स लागू किसके ऊपर होता है, लगता किसके ऊपर है? जो पेन यूज करेगा, जो गुड्स को कंज्यूम करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम करता है, उसके ऊपर लगता है टैक्स। मतलब जब ये होलसेलर से परचेज किया पेन 60 रुपया में, तो होलसेलर इसको बोला कि 60 रुपया जो मेरा सेल प्राइस है ना, उसके ऊपर हम तो जीएसटी लेंगे 3 रुपया, 5% जीएसटी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल के रखा है, जीएसटी एक्ट बोल के रखा है कि जब भी आप सप्लाई करो, तो उस सप्लाई के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जीएसटी का रेट अप्लाई करके, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितना रेट लगता है, ये गवर्नमेंट स्पेसिफाई करके रखा है। ये पूरा एक लिस्ट है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कौन सा जीएसटी का रेट लगेगा, राइट? वो भी अपने बात करेंगे अभी ब्रीफली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल के रखा है होलसेलर को भी कि होलसेलर सुन लो, जब भी तुम अपना गुड्स सप्लाई करो, सेल करो, तो तुम जीएसटी सामने वाला से ले लो और मेरे को जमा कर दो, राइट? मतलब जब ये रिटेलर पेन परचेज किया, तो 60 रुपीज का पेन था और 3 रुपीज का इसको जीएसटी पे करना पड़ा, और टोटल इसको पेमेंट करना पड़ा 63। ठीक है। जब ये सेल किया, तो ये सेल किया 100 रुपया में, और क्योंकि गवर्नमेंट इसको भी बोल के रखा है कि रिटेलर सुन लो, तुम भी जब पेन सेल करेगा ना, तो उस पेन के ऊपर जीएसटी कलेक्ट कर लेना, तुम भी 5% जीएसटी कलेक्ट कर लेना, 5 रुपया कलेक्ट कर लेना। तो टोटल 105 रुपया कलेक्ट कर लिया। पर जरा सोचो, ये जो 5 रुपया कलेक्ट किया, ये तो गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्ट किया है। ये जीएसटी इस बिजनेस का घर का थोड़ा ही है, इस बिजनेस का पैसा थोड़ा ही है। ये तो गवर्नमेंट बोल रहा है, इसीलिए लेना पड़ रहा है। कस्टमर से लिया, बिट्टू से लिया 5 रुपया जीएसटी का, और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इस पॉइंट को समझो प्लीज। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, ये रिटेलर बिट्टू को पेन सेल किया 100 रुपया में, और साथ में जीएसटी का भी 5 रुपया लिया, टोटल 105 रुपया लिया। उस 105 रुपया में से ये 100 रुपया जो है ना, ये तो उस बिजनेस का ही है, लेकिन ये 5 रुपया गवर्नमेंट का है। तो ये बिजनेस क्या करेगा, ये 5 रुपया गवर्नमेंट को देने जाएगा, गवर्नमेंट को जमा करने जाएगा, राइट? देना ही पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्ट किया है, यही सिस्टम है। ठीक है, इसलिए तो इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं ना, कि टैक्स लग रहा है किसके ऊपर है, बिट्टू के ऊपर लग रहा है। टैक्स का पेमेंट कौन कर रहा है? बिजनेसमैन लोग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। बिट्टू खुद जाके गवर्नमेंट को नहीं कर रहा है। लग रहा है किसके ऊपर है, बिट्टू के ऊपर लग रहा है। बिट्टू टैक्स का पेमेंट किसको कर रहा है, रिटेलर को कर रहा है, और फिर रिटेलर जाके गवर्नमेंट को जमा कर रहा है। ओके, तो ये जो रिटेलर जब 5 रुपया गवर्नमेंट को देने जाएगा ना, इसको याद आएगा, अरे यार, ये 3 रुपया का जो जीएसटी, ये जो 3 रुपया का जीएसटी है, ये तो उसके ऊपर कभी लगा ही नहीं था, लागू हुआ ही नहीं था, पर फिर भी उसको पेमेंट करना पड़ा था होलसेलर को, याद करो। जब 60 रुपया में परचेज किया था, 60 रुपीज में परचेज किया था, तो साथ में 3 रुपीज का जीएसटी पे करना पड़ा था एट द रेट ऑफ 5%। अब जब ये गवर्नमेंट को 5 रुपया देने जाएगा ना, तो बोलेगा गवर्नमेंट सुनो, ये 5 रुपया तुम्हारा है मान लिया, लेकिन मेरे को कुछ अमाउंट ऐसा था जो देना नहीं था, फिर भी हमको देना पड़ा था 3 रुपया। वो हम 3 रुपया वापस क्यों दें? वो 3 रुपया तो तुमको ऑलरेडी मिल गया होगा। अब हम तुमको 5 रुपया में से अपना वो जो 3 रुपया हम एक्स्ट्रा पे करके रखे थे ना, वो हम रख लेंगे, और तुमको बैलेंस 2 रुपया ही पे करेंगे। तो इस बात को समझो बहुत अच्छे से। इसका मतलब दिस जीएसटी पेड ऑन परचेजेस और एक्सपेंसेस is available to be set off or
is available to be set off, therefore it is an asset for the business, और इसका नाम है इनपुट जीएसटी। ऑन द अदर हैंड, ये वाला जो है ना, दिस जीएसटी ऑन सेल्स इज पेबल गवर्नमेंट। Therefore it is a liability for the business। इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। जीएसटी ऑन परचेजेस और एक्सपेंसेस, है ना, जैसे रेंट एक्सपेंस हो रहा है, फिक्स्ड एसेट जब परचेज कर रहा है तब भी जो जीएसटी का पेमेंट कर रहा है, कमीशन का पेमेंट कर रहा है तब जीएसटी का जो पेमेंट कर रहा है, इस सब के ऊपर जो जीएसटी का पेमेंट कर रहा है ना, उस जीएसटी का पेमेंट, ये जब बिजनेस जब भी जीएसटी का पेमेंट कर रहा होगा किसी भी परचेजेस के ऊपर या एक्सपेंसेस के ऊपर, उस जीएसटी का वो बाद में जाके बेनिफिट ले लेगा, सेट ऑफ कर लेगा। किसके साथ सेट ऑफ कर लेगा? सर, जो कस्टमर लोग से कलेक्ट करेगा ना, वो तो गवर्नमेंट को पे करना था पूरा का पूरा अमाउंट, बट गवर्नमेंट को पूरा अमाउंट पे नहीं करेगा, ये जो अमाउंट दे के रखा है इसको सेट ऑफ कर देगा, राइट। तो जो कस्टमर से कलेक्ट करेगा उस पूरे के पूरे अमाउंट को अगर लायबिलिटी बोलेगा, 5 को अगर लायबिलिटी बोलेगा, अगर 5 रुपया को लायबिलिटी बोलेगा, तो साथ में ये 3 रुपया को असेट बोलना कोई गलत बात थोड़ी ही है, क्योंकि नेट में तो अब 2 रुपया ही देना बाकी रह गया ना। ऐसे सोचो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनना। एक बिजनेस क्या किया, गुड्स बेचा, कस्टमर से कलेक्ट किया कितना, 5 रुपया जीएसटी का, बट वो जो जीएसटी का 5 रुपया कलेक्ट किया ये तो गवर्नमेंट को देना है, तो गवर्नमेंट को दे देगा, वेरी गुड। 5 रुपया का लायबिलिटी था, 5 रुपया का पेमेंट कर देगा, वेरी गुड। बट मान लो अगर ये कुछ एडवांस में जीएसटी पे करके रखता गवर्नमेंट को, एडवांस पेमेंट ऑफ जीएसटी, एडवांस पेमेंट ऑफ जीएसटी जो करके रखता, क्या वो पे करना था? क्या नहीं पे करना था, फिर भी पे कर दिया एडवांस पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो एडवांस पेमेंट जो कर दिया उसको यूज करेगा ना, इस 5 रुपया को जब पे करेगा तो ये 3 रुपया को यूज करेगा ना, तो जो एडवांस पेमेंट ऑफ जीएसटी है जो पे नहीं करना था, इसका बेनिफिट बाद में लेगा। दैट्स व्हाई दैट एडवांस पेमेंट ऑफ जीएसटी इज एन असेट, राइट। इसका नाम है इनपुट जीएसटी। और एडवांस पेमेंट ऑफ जीएसटी करना ही पड़ता है, क्योंकि जब भी ये गुड्स परचेज करेगा या जब भी कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा तो इसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ रहा होगा, उसको बोलेगा इनपुट जीएसटी। एंड इनपुट जीएसटी इज एन असेट फॉर द बिजनेस, आउटपुट जीएसटी इज ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये पॉइंट को आराम से, टेक योर टाइम, फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड इसको माथा में अच्छे से बिठाओ, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट बात। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि सर ये जीएसटी का लेन देन क्या सबको करना पड़ता है? क्या कोई भी जो गुड सेल कर रहा होता है उसको जीएसटी सामने वाला से कलेक्ट करना पड़ता है? पहला बात, जीएसटी कलेक्ट वही करेगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब जो जीएसटी एक्ट के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, सिर्फ वो ही, जिसके पास जीएसटी नंबर है, सिर्फ वो ही जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। सर, क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सबको कराना पड़ता है, या कोई ऐसा भी है जिसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराने से चलता है? छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं और छोटे मोटे लोग जो होते हैं, जो बहुत कम अमाउंट का सेल्स करते हैं, सप्लाई करते हैं, वो लोग को जीएसटी में रजिस्टर करने का जरूरत नहीं होती। छोटे मोटे का मतलब, जैसे आप लोग जानते हो, आप अगर पान की दुकान में जाओगे तो क्या पान वाला आपसे जीएसटी चार्ज करेगा? आप लोग क्या सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी वाले से तो क्या जीएसटी पे करते हो? जी नहीं। और भी इस तरह का बहुत सारा आइटम्स है
जिसका अमाउंट आप लोग सर्विसेज लेते हो, आप लोग नॉर्मल ऑटो रिक्शा का सर्विसेज लेते हो, तो क्या वो ऑटो रिक्शा वाला आपसे जीएसटी चार्ज करता है? सर इसका मतलब किसको कराना पड़ेगा और किसको नहीं कराना पड़ेगा, इस बात को समझो। ट्रांजैक्शन ना दो तरह का होता है, ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है, परचेज या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, विद इन द स्टेट एंड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। विद इन द स्टेट का मतलब इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट, और वन स्टेट टू अनदर का मतलब इंटर स्टेट, है ना। अगर एक स्कूल के साथ दूसरा स्कूल का गेम हो रहा है तो क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल। और अगर विद इन द स्कूल हो रहा है तो क्या बोलते हैं, इंट्रा स्कूल। सिमिलरली अगर विद इन द स्टेट परचेज और सेल का ट्रांजेक्शन हो रहा है, राइट, आप अपने लोकल अपने घर के नीचे उतरे, ग्रोसरी शॉप से ग्रोसरी खरीदे, तो वेस्ट बंगाल में ही या फिर दिल्ली में ही, से फॉर एग्जांपल दिल्ली में आप कर रहे हो या वेस्ट बंगाल में कर रहे हो, कोलकाता में अगर कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन परचेज और सेल का कहां हो रहा है, विद इन कोलकाता या विद इन दिल्ली ही हो रहा है, उसको बोलते हैं विद इन द सेम स्टेट और विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी, राइट। विद इन द सेम स्टेट और विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी हो रहा है। और अगर यही मान लो आप सूरत से कुछ मंगवाते हो, सूरत से कपड़ा मंगवाते हो, ड्रेस मंगवाते हो, तो फ्रॉम सूरत टू कोलकाता मींस फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व्ड, राइट। इफ विद इन द सेम स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट, इफ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट मींस इंटर स्टेट, राइट। तो जीएसटी एक्ट क्या बोला, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, राइट, इसमें करीब 11 स्टेट्स स्पेसिफाइड है, और सप्लाई ऑफ गुड्स है, या फिर सर्विसेज है। ध्यान से देखो, अगर इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, राइट, लाइक सिक्किम, मणिपाल ऐसे समझ लो, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अगर विद इन द स्टेट सेल हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं हो रहा है, विद इन सिक्किम ही हो रहा है, विद इन द सेम स्टेट अगर सेल हो रहा है और गुड्स है, तो अगर 20 lakhs के ऊपर होगा ना, तब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ग्रेटर देन 20 lakhs। और सर्विसेज के केस में 10 lakhs के ऊपर अगर होगा तब रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और यही अगर अदर स्टेट्स है, अदर स्टेट्स का मतलब अदर देन दीज 11 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को छोड़ दो, वो हिल स्टेशंस को छोड़ दो, तो जो बाकी जितने भी स्टेट्स बचे ना, जैसे वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इस तरह के जो स्टेट्स है, अगर उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स है तो 40 lakhs के ऊपर होने से रजिस्ट्रेशन लेना है, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर है तो 20 lakhs के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना है। क्या ये सर हम लोग को लर्न करना पड़ेगा? एक बार ब्रीफली देख लेना, कहीं थ्योरी में आ जाए 1 मार्क्स 2 मार्क्स का। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसीलिए बता भी नहीं रहे हैं, और पता होना जरूरी भी नहीं है। सर अगर इंटर स्टेट सेल होगा तब क्या होगा? इंटर स्टेट सेल के केस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, सिंपल। अगर 1 रुपया का भी सेल हो रहा है ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो बस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सप्लायर को, सप्लायर ऑफ गुड्स या सप्लायर ऑफ सर्विसेज। और जीएसटी में एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा होगा तो जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा सामने वाले से। जीएसटी सर कितना कलेक्ट करेगा? ये डिपेंड करता है कि कौन सा गुड्स या कौन सा सर्विसेज है। गवर्नमेंट स्पेसिफाई करके रखा है अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अलग अलग जीएसटी का रेट। ये जो जीएसटी का रेट है ना, इसको मेनली क्लासिफाई किया हुआ है, 0% भी है जिसमें मतलब कोई टैक्स नहीं है, एकदम बेसिक नेसेसिटी वाले आइटम्स है इसमें, 5% भी है, 12% भी है, 18% भी है,
28% भी है। इसको छोड़ के क्या सर और कुछ नहीं है? इसको छोड़ के भी और एक दो रेट स्पेसिफाइड है, बट वो एक्सेप्शनल केसेस है, उसको आप छोड़ सकते हो, वो आप लोग को पता होना जरूरी नहीं है। एंड उसके बाद जीएसटी के ऊपर कुछ सेस का भी बात होता है, वो सेस के बारे में भी आप लोग को अभी जानने का जरूरत नहीं है। ये जीएसटी का मेन रेट्स है, दीज आर द मेजर रेट्स जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो क्या सर मतलब अगर इंट्रास्टेट सेल होगा और इंटरस्टेट सेल होगा और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर लिया हुआ है, तो जब भी कोई गुड सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर जो रेट स्पेसिफाइड होगा उस रेट से क्या जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। बट यहां पर एक बात समझने लायक है। क्या है सर समझने लायक? अगर इंट्रास्टेट सेल है, इंट्रास्टेट अगर है, तो जो जीएसटी कलेक्ट होगा वो दो पार्ट में कलेक्ट होगा। एक का नाम होगा सेंट्रल जीएसटी, दूसरा का नाम होगा स्टेट जीएसटी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीजीएसटी, इसको बोलते हैं एसजीएसटी। अगर जीएसटी का रेट 0 है तब तो कुछ कलेक्ट होगा ही नहीं, है ना। 0 मतलब कोई जीएसटी लग थोड़ी ना रहा है, वो तो एक्चुअली निल रेटेड है, इसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज करना ही नहीं है, 0% है, राइट। लाइक ग्रोसरी आइटम जैसे दाल, राइस, ये सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है अनलेस वो पैकेज ब्रांडेड है, राइट। बट उतना डिटेल में भी आपको जानने का जरूरत नहीं है किसके ऊपर क्या जीएसटी का रेट है, बिल्कुल भी नहीं। आप हायर स्टडीज में व्हेन यू विल बी डूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज, उस समय आप लोग को ये एक्ट अलग से पढ़ना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग का एक सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आप लोग जीएसटी को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, राइट। अभी आपको सिर्फ इतना समझना कि अगर 0 रेट है तो मतलब कोई टैक्स नहीं है, 5% है और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट अगर ट्रांजैक्शन है तो जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और आधा आधा में डिवाइड कर देंगे। 5% को अपने बोलेंगे 2.5% एंड 2.5%, 12% को बोलेंगे 6% एंड 6%, 18% को बोलेंगे 9% एंड 9%, 28% को बोलेंगे 14% एंड 14%। आप लोगों को क्वेश्चन में जीएसटी का रेट दिया हुआ रहेगा। और अगर यही इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का अगर ट्रांजैक्शन है तो जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे उसका नाम है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसको शॉर्ट में बोलेंगे आईजीएसटी। और ये क्योंकि अकेला है तो जीएसटी का रेट होगा वो ये अकेला ही कलेक्ट इस नाम से ही हो रहा होगा। आपको ये बात पता होना चाहिए सर, अगर एक बिजनेस हाउस है, वो बिजनेस हाउस, बिजनेसमैन, बिजनेस अगर कोई भी गुड्स परचेज करेगा या कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा तो उसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा होगा वो क्या तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी साथ में लगता है, ये बात तो समझ में आ रहा है सर, क्योंकि जीएसटी का रेट कोई दो में ब्रेक कर दिया। तो परचेज या एक्सपेंसेस के टाइम पर जो सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा होगा उसको बोलेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो इनपुट आईजीएसटी। और अगर गुड्स सेल करते समय या सर्विसेज को सेल करते समय कमीशन इनकम जब हो रहा होगा, मतलब अपने कमीशन सर्विस दिए तो वो अपने लिए सेल हो गया, सेल ऑफ सर्विस हो गया, उस समय जो अपने जीएसटी कलेक्ट करेंगे सामने वाले पार्टी से, कस्टमर से, वो अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी के नाम से कलेक्ट होगा, और अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो आउटपुट आईजीएसटी के नाम से कलेक्ट कर रहे होंगे। सर कितना कलेक्ट कर रहे होंगे, क्वेश्चन में आपको जीएसटी का रेट स्पेसिफाइड रहेगा। इस बात को समझना कैसे अपने बोल रहे हैं कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स? ऐसे समझो, एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, वो गुड्स सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर सेल करता है
रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कस्टमर को। राइट। तो एक पेन पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करता है, पेन मैन्युफैक्चर करता है, पेन मैन्युफैक्चर करके होलसेलर को बेच देता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है और फिर रिटेलर कस्टमर को बेच देता है। ओके, नाउ से फॉर एग्जांपल पेन के ऊपर जीएसटी का रेट इज 5%। से फॉर एग्जांपल जीएसटी का रेट इज 5%। तो जब मैन्युफैक्चरर गुड्स सेल करता है, ये पेन सेल करता है, तो वो चार्ज करता है से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज प्लस 5, 105। होलसेलर जब रिटेलर को बेचता है तो से फॉर एग्जांपल बेचता है 200 रुपए में, 200 में, और उसके ऊपर 5% कितना हुआ, 10, 210। से फॉर एग्जांपल रिटेलर जब कस्टमर को बेचता है तो 400 में बेचता है, 400 का 5% इज 20, 420 में बेच देता है। ध्यान से सोचो, अल्टीमेटली जो कस्टमर है, अल्टीमेटली जो कस्टमर है उसको कितना पे करना पड़ा। अल्टीमेटली customer had to pay rupees 420, rupees 400 for pen and GST 5% equal to rupees 20, so total 420. Okay, now गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी कितना मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी कितना मिलना चाहिए, जितना जीएसटी कस्टमर के ऊपर लग रहा है। अरे कस्टमर का अल्टीमेट लायबिलिटी था, कंज्यूमर ऑफ द पेन कौन है, ये पेन को अल्टीमेटली यूज कौन करेगा, कस्टमर यूज करेगा। तो कस्टमर अगर 400 रुपए में खरीदा और उसके ऊपर 20 रुपया जीएसटी पे किया, गवर्नमेंट को भी तो 20 रुपया मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को भी तो 20 रुपीज ही मिलना चाहिए, बिकॉज जीएसटी लग किसके ऊपर रहा है, खाली कंज्यूमर के ऊपर लग रहा है। तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है, कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, वो 20 रुपया जीएसटी का पे कर रहा है और गवर्नमेंट को भी टोटल 20 रुपया ही मिलना चाहिए। राइट। तो ये जो 20 रुपया कलेक्ट हुआ, ये गवर्नमेंट को मिल जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड अल्टीमेटली कलेक्ट ₹20 on this pen as GST. However, ध्यान से देखो, ये इस पॉइंट पर अपने को पता चल रहा है कि अल्टीमेटली पेन 20 रुपए में सेल हो रहा है। गवर्नमेंट क्या बोलता है ना, जब अल्टीमेटली कस्टमर को सेल होगा उस टाइम पर जो 20 रुपया लग रहा होगा ना, उस टाइम पे 20 रुपया जो लग रहा होगा, हमको अल्टीमेटली 20 रुपया ही चाहिए। गवर्नमेंट बोल रहा है हाँ 20 रुपया ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में, बट हमको 20 रुपया पूरा का पूरा उस टाइम पर नहीं चाहिए। जैसे जैसे ये पेन सेल हो रहा होगा वैसे वैसे मेरे को कुछ कुछ अमाउंट देते रहो सेल के ऊपर। तो जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचा, तो ये जो 5 रुपया का जीएसटी कलेक्ट किया, ये 5 रुपया किसको दे दिया, ये 5 रुपया किसको दे दिया, गवर्नमेंट को। ये होलसेलर जब रिटेलर को बेचा, प्लीज केयरफुल, ये होलसेलर जब रिटेलर को बेचा तो 10 रुपया जीएसटी कलेक्ट किया। बट होलसेलर के नजरिए से एक बार सोचो, थोड़ा सा सोचो, जरा सा सोचो, होलसेलर के नजरिए से सोचो। ऐसे मान लो कि आप होलसेलर हो, होलसेलर जब ये पेन परचेज किया था ना, जब ये पेन परचेज किया था तो परचेज के टाइम पर 5 रुपया का जीएसटी दे दिया था, किसको, मैन्युफैक्चरर को। ये क्या जीएसटी का लायबिलिटी होलसेलर का बनता है, क्या ये जीएसटी का टैक्स अल्टीमेटली होलसेलर को देना था, ये जीएसटी क्या होलसेलर को देना था, नहीं सर, होलसेलर को तो सिंपली कलेक्ट करना था और गवर्नमेंट को जमा करना था। कलेक्ट किया कितना, 10 रुपया, लेकिन 5 रुपया जब मैन्युफैक्चरर से परचेज किया था ना उसी टाइम पर दे दिया था होलसेलर। होलसेलर के नजरिए से सोचो, होलसेलर जब बेचा, जब पेन सेल किया
तो रिटेलर से जीएसटी कितना लिया? 10 रुपया। लेकिन जब होलसेलर परचेज किया था ना मैन्युफैक्चरर से, उस टाइम पे ऑलरेडी 5 रुपया जीएसटी का दे दिया था। अब जब ये 10 रुपया गवर्नमेंट को देने जाएगा, 10 रुपया जो रिटेलर से कलेक्ट किया है, होलसेलर जब रिटेलर को सेल किया तो 10 रुपया जीएसटी का कलेक्ट किया। ये 10 रुपया गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्ट किया। गवर्नमेंट को जब देने जाएगा, गवर्नमेंट को जब ये 10 रुपया देने जाएगा, तो गवर्नमेंट को बोलेगा, सुनो ना गवर्नमेंट, हम तो तुमको ऑलरेडी 5 रुपया जमा कर चुका है, ऑलरेडी दे चुका है थ्रू मैन्युफैक्चरर। आई हैव ऑलरेडी पेड ₹5 टू यू, नाउ आई विल पे ओनली ₹5। इस 10 रुपया को आउटपुट जीएसटी बोलेगा। होलसेलर के लिए ये 10 रुपया आउटपुट जीएसटी है और ये 5 रुपया इनपुट जीएसटी है। और ये 5 रुपया का इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ कर देगा विद दिस 10 रुपया का आउटपुट जीएसटी, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करेगा सिर्फ 5 रुपया। तो आउटपुट जीएसटी 10 माइनस इनपुट ना, इसी को इनपुट जीएसटी बोलेगा। इसके लिए इनपुट है, आई मीन होलसेलर के लिए इनपुट है, पेड टू गवर्नमेंट, कितना? 5। ध्यान से देखो, इस बात को समझो, इस पॉइंट पर टोटल जीएसटी कितना ट्रांजैक्शन हुआ? टोटल जीएसटी का 10 रुपया का ना, गवर्नमेंट को भी टोटल 10 रुपया मिल रहा है। ये वाला 5 रुपया और ये वाला 5 रुपया, बस। अगेन वापस से बात को सुनना, रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। रिटेलर के लिए जब ये कस्टमर को सेल किया, ये पेन सेल किया, तो कस्टमर से कलेक्ट कितना किया? 20 रुपया जीएसटी का कलेक्ट किया। बट जब ये होलसेलर से परचेज किया था ना, उस टाइम पे ऑलरेडी 10 रुपया का जीएसटी पे कर दिया था। और ये जीएसटी रिटेलर का कोई खर्चा नहीं माना जाएगा, ये रिटेलर का टैक्स नहीं है, रिटेलर को इसके ऊपर टैक्स देने का जरूरत नहीं है। बट रिटेलर फिर भी 10 रुपया दिया था। गवर्नमेंट का नियम कुछ इस तरह का है कि जब रिटेलर पेन परचेज किया होलसेलर से, तो उसको 10 रुपया का जीएसटी भी देना पड़ा। कस्टमर को जब बेचा तो 20 रुपया जीएसटी कलेक्ट किया गवर्नमेंट के बिहाफ में। जो 20 रुपया जीएसटी कलेक्ट किया कस्टमर से, ये गवर्नमेंट को जमा करने जाएगा। हाँ, गया। जब गवर्नमेंट को जमा करने गया, पेमेंट करने गया कि देखो गवर्नमेंट सुनो ना, तुम्हारे बिहाफ में 20 रुपया का जीएसटी हम लिए हैं कस्टमर से, ये 20 रुपया का जीएसटी तुम ले लो। लेकिन रुको 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 गवर्नमेंट रुको, 10 रुपया का जीएसटी जो मेरा खर्चा नहीं है, हम तुमको एडवांस में ऑलरेडी दे के रखे हैं थ्रू रिटेलर, थ्रू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। तुमको ऑलरेडी 10 रुपया मिल चुका है। अब हम तुमको सिर्फ 10 रुपया ही जो बैलेंस है वो पे करेंगे। राइट। तो अभी यहां पर क्या हो रहा है? आउटपुट जीएसटी इज 20 माइनस इनपुट इज 10, इसके लिए 10, तो अल्टीमेटली पेड टू गवर्नमेंट कितना? 10। तो गवर्नमेंट को देखो नेट में कितना मिल रहा है, गवर्नमेंट को ये 5 मिला, ये 5 मिला, 10 और ये 10, टोटल नेट में 20 रुपया ही गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था और 20 रुपया ही मिल रहा है। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर अपना प्रॉफिट ऐड किया, उस प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर और जीएसटी कलेक्ट करके जमा किया। प्रॉफिट का मतलब वैल्यू ऐड किया। उसी तरह से रिटेलर जब कस्टमर को बेचा तो अपना प्रॉफिट ऐड किया, उस प्रॉफिट के ऊपर ही जीएसटी कलेक्ट किया एक्स्ट्रा, और वही गवर्नमेंट को जमा किया। आपको ये समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, प्रॉफिट ऑफ होलसेलर, बताओ, 100 में खरीदा 200 में बेचा, 100 में खरीदा 200 में बेचा, मतलब 200 में बेचा माइनस 100 में खरीदा था इक्वल टू 100। जीएसटी एट द रेट 5% ऑन प्रॉफिट मार्जिन। इस प्रॉफिट मार्जिन को ही बोल रहे हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू कितना ऐड किया? 100 का पेन खरीदा था 200 में बेचा, मतलब 100 रुपया का वैल्यू ऐड किया।
ये 100 रुपया के ऊपर 5% बताओ कितना होता है? 5। पेड टू गवर्नमेंट ₹5। तो मतलब वैल्यू एडेड टैक्स ही तो है जीएसटी। जितना आप वैल्यू ऐड करते रहोगे उसके ऊपर गवर्नमेंट कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके दे दो। जितना आप वैल्यू ऐड करोगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन जो ऐड करोगे उसको वैल्यू एडेड बोलते हैं। उस वैल्यू एडेड के ऊपर जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस के ऊपर आप जो कलेक्ट करोगे ना वो तो आप ऑलरेडी पे करके रखे हो, वो तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो जब आप गुड्स परचेज किए थे उस टाइम पर। दैट्स व्हाई जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। उसी तरह से वापिस से देखो, प्रॉफिट और वैल्यू एडेड बाय रिटेलर। रिटेलर कितना वैल्यू ऐड किया? 400 रुपया में बेचा, 200 रुपया में खरीदा था, मतलब 200 रुपया का वैल्यू ऐड किया। जीएसटी एट द रेट 5% ऑन वैल्यू एडेड 10। तो ये 10 रुपया जो है गवर्नमेंट को बस ये 10 रुपया प्रॉफिट के ऊपर बस इतना ही पे करेगा। ₹10 इज द जीएसटी ऑन वैल्यू एडेड टू बी पेड टू गवर्नमेंट बाय द रिटेलर। अल्टीमेटली टोटल GST on pen is ₹20 paid by customer। कैसे कैसे? थ्रू मैन्युफैक्चरर ₹5, टू होलसेलर ₹5, टू रिटेलर ₹10। तो टोटल ₹20 का जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को हो गया। कैसे कैसे हुआ? 5 रुपया मैन्युफैक्चरर दे दिया, 5 रुपया होलसेलर दे दिया, 10 रुपया रिटेलर दे दिया, टोटल 20 रुपया गवर्नमेंट को चला गया। और वो किसके ऊपर लग गया? कस्टमर के ऊपर लग गया। कस्टमर को अल्टीमेटली 20 रुपया का जीएसटी पे करना पड़ा था। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। नेक्स्ट अपने डिस्कशन करते हैं कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में। समटाइम गवर्नमेंट इस तरह का लॉ बना के रखा है, जीएसटी एक्ट में ये बात बोला हुआ है, कुछ कुछ खर्चा ऐसा होगा जिसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा लेकिन उस जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। इनपुट नहीं मिलेगा मतलब सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा आउटपुट के साथ। मतलब जैसे रिटेलर है, रिटेलर क्या किया? कोई खर्चा किया, मान लो रेंट का खर्चा किया, उस रेंट के ऊपर जो जीएसटी पे किया उसको बोलेगा इनपुट जीएसटी। एंड दैट इनपुट जीएसटी विल बी यूज्ड टू पे द आउटपुट जीएसटी। मतलब दैट इनपुट जीएसटी इज एन असेट फॉर द बिजनेस। ओके, बट देयर कैन बी सम जीएसटी का पेमेंट जिसको असेट नहीं मान सकेगा, जिसको इनपुट नहीं मान सकेगा। क्यों नहीं मान सकेगा? क्योंकि वो वाला जीएसटी सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा आउटपुट के साथ। तो फिर सर उस जीएसटी का क्या होगा? बिजनेस को उस जीएसटी को भी अपना खर्चा मान लेना पड़ेगा, एक्सपेंस मान लेना पड़ेगा। सर इसका एग्जांपल आप लोग को पता होना चाहिए कि सर जो रेस्टोरेंट बिल होता है, फूड बिल, जो गाड़ी का बिल होता है ना, मोटर कार और व्हीकल, जब भी बिजनेस रेस्टोरेंट का खर्चा करता है ना, रेस्टोरेंट का खर्चा मान लो बिल बना 500 रुपया का, 500 रुपीज का, उसके ऊपर जीएसटी लगा 5%, से फॉर एग्जांपल 25। तो बिजनेस को बोलना पड़ेगा पूरा का पूरा 500 प्लस 25, 525 इज द रेस्टोरेंट का खर्चा, एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस या बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, पूरा का पूरा। से फॉर एग्जांपल बिजनेस ना, पहले एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर खरीदा, मान लो फर्नीचर खरीदा कितना का? 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज का, और उसके ऊपर जीएसटी पे किया मान लो 500 रुपीज, 10,000 प्लस 500। तो बिजनेस क्या बोलेगा मालूम है?
बिजनेस बोलेगा फर्नीचर असेट प्लस डेबिट कितना 10,000 और इनपुट जीएसटी असेट प्लस कितना 500 टू कैश या बैंक 10,500। लेकिन जब मोटर कार खरीदेगा, जब कोई गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी के ऊपर जो जीएसटी लग रहा होगा उसका इनपुट नहीं ले सकेगा। मान लो गाड़ी खरीदा 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीस का गाड़ी है, उसके ऊपर से फॉर एग्जांपल जीएसटी पे किया 28%, 28%, 28% से फॉर एग्जांपल 28% का जो जीएसटी पे किया 2,80,000, 10 लाख का गाड़ी 2,80,000 का जीएसटी, तो टोटल पेमेंट कितना किया 12,80,000। बिजनेस को क्या बोलना पड़ेगा, पूरा का पूरा 12,80,000 का जो पेमेंट है वो पूरा का पूरा गाड़ी में ही डेबिट करना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा मोटर कार असेट प्लस डेबिट कितना 12,80,000 पूरा, कोई इनपुट जीएसटी नहीं मिलेगा, कोई जीएसटी सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को डाउट है, गवर्नमेंट ऐसा सोचता है और ऐसा जानता है और मानता है कि जो रेस्टोरेंट का खर्चा और जो गाड़ी का खर्चा है ना, वो जनरली प्राइवेट खर्चा होता है और इसको बिजनेस खर्चा मान के टैक्स का बेनिफिट ले लिया जाता है। तो गवर्नमेंट पहले ही मना कर दिया, नहीं आप चाहे बिजनेस के लिए करो, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, इसका हम जीएसटी अलाउ नहीं करेंगे, इसका हम इनपुट अलाउ नहीं करेंगे। ये वाला जो जीएसटी आप पे कर रहे हैं ये आप ही का खर्चा है, क्योंकि गवर्नमेंट मान रहा है कि वो बिजनेस ही कंज्यूमर है, राइट। तो जैसे आप कंज्यूमर के लिए अल्टीमेट एक्सपेंस है, तो आप बस उसको एक्सपेंस ही मानिए, आप उसको इनपुट जीएसटी का नाम देके असेट प्लस डेबिट मत करिए, क्योंकि आप अगर इनपुट बोल देंगे तो आप आउटपुट का पेमेंट करते समय इस इनपुट को सेट ऑफ कर देंगे, आप पेमेंट पूरा नहीं करेंगे। नहीं, हम इनपुट लेने नहीं देंगे आपको, ये वाला गवर्नमेंट मना करता है। इसी तरह से कुछ कुछ चीजों पर गवर्नमेंट और मना कर देता है, बोलता है अगर आप कुछ डोनेशन करेंगे ना तो वो आप अपने इच्छा से कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई आपको इनपुट नहीं दिया जाएगा। अगर आप कुछ ड्राइंग्स कर रहे हैं मतलब आप पर्सनल यूज कर रहे हैं, पर्सनल यूज का मतलब आप ही कंज्यूमर है, तो जीएसटी का इनपुट क्या चीज का, आप फ्री में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, फ्री सैंपल बांट रहे हैं, फ्री में बांटिए ना जितना बांटना है, इनपुट जीएसटी फिर मत लीजिएगा। अब खरीदें उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट किए और फिर वो सामान आप फ्री में सैंपल की तरह बांट रहे हैं, तो आप बांट रहे हैं तो उसका जीएसटी का इनपुट आप नहीं लेंगे, फिर हम मानेंगे कि ये आप ही कंज्यूमर है, राइट। ऐसा गवर्नमेंट का रूल है, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह का जितना भी खर्चा होता है, इस तरह का जितना भी एक्सपेंसेस होता है, उसको बिजनेस को अपना एक्सपेंस ही मानना पड़ता है और उसका इनपुट जीएसटी नहीं ले सकता है। इसका एंट्री क्या होगा देख लो, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल रेस्टोरेंट बिल ऑफ ₹500 एड जीएसटी 5%। जनरली क्या होता है ना, रेस्टोरेंट तो लोकल ही होता है, तो सीजीएसटी 2.5%, राइट, और एसजीएसटी 2.5%। कितना कितना होता है 12.5 एंड 12.5, ओके। तो टोटल हुआ 525। बिजनेस अपने बुक्स में जर्नल एंट्री क्या पास करेगा पता है, बिजनेस प्रमोशन, या इसका एक दूसरा नाम दे देगा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस प्लस डेबिट कितना पूरा पूरा 525 टू कैश असेट माइनस 525। इसी का दूसरा एग्जांपल लो, कार परचेज्ड ₹10 लाख एड सीजीएसटी 14%, एसजीएसटी 14%, 1,40,000, 1,40,000, टोटल कितना लगा 12,80,000। बिजनेस अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, ध्यान से देख लेना, मोटर कार असेट प्लस डेबिट कितना पूरा 12,80,000 टू कैश या बैंक अकाउंट, पेमेंट जो करेगा पूरा का पूरा 12,80,000 को अपना एक्सपेंस मानेगा, जीएसटी को अलग से इनपुट जीएसटी नहीं बोलेगा, इस जीएसटी का वो इनपुट नहीं ले सकेगा।
अलग से लॉ मना कर रहा है। जीएसटी पेड नॉट अलाउड एज इनपुट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब जब आप परचेज किए या आप जब एक्सपेंस किए तो जो आप जीएसटी का पेमेंट किया आप उसको इनपुट जीएसटी बोल दिए थे, वेरी गुड, करेक्ट, आप बोल दिए थे, वेरी गुड। बट अब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो जीएसटी आपको अलाउ नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब गुड्स परचेज किए थे ना तब तो आप जीएसटी का इनपुट ले लिए और बाद में फिर आप उस गुड्स को ड्राइंग्स कर लिए या डोनेशन में बांट दिए या फ्री सैंपल में यूज कर लिए या मान लो परचेज रिटर्न कर दिए, तो जो आप इनपुट लेके बैठे थे वो भी रिवर्स करिए। इनपुट आप लेके बैठे नहीं रह सकते हैं। तो इसका एग्जांपल्स मान लो जैसे परचेज रिटर्न और ड्राइंग्स, है ना, गुड्स ड्रॉ कर लिए या डोनेशन कर दिए, डोनेशन या चैरिटी, या फ्री सैंपल्स बांट दिए, या फिर मान लो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। ये सारे केसेस में जो आप जीएसटी का पेमेंट करके रखे थे और आप इनपुट जीएसटी एसेट प्लस को डेबिट करके रखे थे, अब उस इनपुट जीएसटी को माइनस करिए, इनपुट जीएसटी माइनस क्रेडिट करके खत्म करिए। देखो एग्जांपल्स। परचेज रिटर्न of rupees 10,000 on which the GST and SGST was paid at the rate 2.5% each। एंट्री क्या होगा? परचेज रिटर्न इज परचेज का उल्टा, परचेज एक्सपेंस प्लस अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न प्लस क्रेडिट होगा। और इनपुट जीएसटी आप असेट प्लस करके रखे थे डेबिट, अब उसको रिवर्स करना है, मतलब इनपुट जीएसटी को माइनस करना है, इनपुट जीएसटी असेट माइनस मतलब क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करे? पार्टी सप्लायर जिसको पेमेंट करना है, राइट। सप्लायर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट लायबिलिटी माइनस हो गया, कमती हो गया, डेबिट टू परचेज रिटर्न से फॉर एग्जांपल 10,000 टू इनपुट सीजीएसटी जो आप लेके बैठे थे 250 का, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 250, टोटल 10,500 का। उसी तरह से फॉर एग्जांपल गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 plus CGST and SGST 2.5% each given as free samples or donation or drawings। बताओ एंट्री क्या होगा? इन दैट केस एंट्री विल बी, अगर आप फ्री सैंपल बांट रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट बोलिए ना, या फिर अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो डोनेशन एक्सपेंस बोलिए, या फिर अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलिए। टू, आप ये वाला गुड्स जब परचेज किए थे तो परचेज एक्सपेंस प्लस डेबिट करके रखे थे, लेकिन परचेज एक्सपेंस प्लस डेबिट सिर्फ तब होना चाहिए व्हेन द गुड्स आर यूज्ड टू रीसेल, बट यू आर सेइंग दैट हियर द गुड्स आर नॉट यूज्ड फॉर रीसेलिंग, दीज आर यूज्ड एज आइदर फ्री सैंपल्स और डोनेशन और ड्राइंग्स। तो आप जो जबरदस्ती परचेज एक्सपेंस प्लस डेबिट करके रखे हैं आप उसको माइनस करिए, तो टू परचेज एक्सपेंस माइनस क्रेडिट करेंगे, और क्योंकि आप ऐसा गंदा काम कर रहे हैं तो इसीलिए आप जो इनपुट जीएसटी लेके बैठे हैं उसको भी रिवर्स करिए, इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी।
कितना होगा अमाउंट सर? 10,000 का तो गुड्स था, उसके ऊपर 250 का CGST, 250 का SGST, टोटल 10,500। आप क्या तो एडवर्टीजमेंट बोलिए, अगर आप फ्री सैंपल बांटे हैं तो, अगर आप डोनेट किए हैं तो डोनेशन बोलिए, अगर आप ड्राइंग्स किए हैं तो ड्राइंग्स बोलिए। 10,500 का, और इसका GST को प्लीज रिवर्स करिए, इसका आप GST नहीं ले सकते। नाउ GST कलेक्टेड और चार्ज्ड एंड क्रेडिटेड टू आउटपुट GST, मतलब आपने कुछ गुड्स सेल किए थे, और कस्टमर से GST कलेक्ट किए थे, राइट? तो जो GST कलेक्ट किए थे वो तो अपना आउटपुट GST लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट को पे करते हैं, आउटपुट GST। अब उस आउटपुट GST को, लायबिलिटी को रिवर्स कर रहे हैं। आउटपुट GST लायबिलिटी को रिवर्स कब करेंगे? इन द फॉलोइंग टू केसेस, व्हेन द सेल्स रिटर्न इज देयर, राइट? जैसे परचेज रिटर्न के केस में इनपुट को कैंसिल कर रहे थे, वैसे ही सेल्स रिटर्न के केस में आउटपुट लायबिलिटी को भी कैंसिल कर सकते हैं, करेक्ट? और दूसरा, से फॉर एग्जांपल कैश डिस्काउंट इज अलाउड। देखो एग्जांपल, गुड्स ऑफ ₹10,000 प्लस IGST 5% is returned by कस्टमर। कस्टमर रिटर्न कर दिया, कस्टमर किसको रिटर्न करेगा? हम लोग को, मतलब सेल्स रिटर्न है। अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स का उल्टा, सेल्स इनकम प्लस क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न प्लस डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न काउंट डेबिट कितना? 10,000। यहां पे बोल रहा है IGST, केयरफुल, हो सकता है ना इंटर स्टेट सेल हुआ हो, सो व्हाट, अगर इंटर स्टेट सेल हुआ है मतलब आप जो आउटपुट GST, आउटपुट IGST कलेक्ट किए थे उसको रिवर्स कर देंगे, मतलब आउटपुट GST लायबिलिटी, आउटपुट IGST लायबिलिटी माइनस डेबिट। टू कस्टमर्स और डेटर्स अकाउंट 10,500। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड वाला लेते हैं एग्जांपल। ₹1,00,000 प्लस GST, IGST say for example 5% was sold to customer on credit, amount received in check and discount allowed ₹10,000 plus GST, 10,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, एंट्री विल बी, सबसे पहला बात तो चेक से पेमेंट मिल रहा है, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक असेट प्लस होगा डेबिट। और क्योंकि सर अब पार्टी अब हम लोग का नहीं रहेगा, पार्टी जिससे रिसीवेबल था वो रिसीवेबल असेट माइनस क्रेडिट हो जाएगा, मतलब डेटर्स माइनस हो जाएगा। ये कितना? 1,00,000 प्लस 5,000 का GST, IGST 5%, मतलब 5,000, मतलब ये पूरा 1,05,000 जो रिसीवेबल था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। यस सर, खत्म हो जाएगा। लेकिन सर क्या बैंक में पूरा पैसा आएगा? नहीं सर, पूरा पैसा नहीं आएगा, हम लोग को कुछ डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। एंड डिस्काउंट अलाउ के चक्कर में हम लोग जो आउटपुट GST का जो हम लोग का लायबिलिटी था, आउटपुट IGST का लायबिलिटी भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। आउटपुट IGST कितना माइनस होगा? कितना माइनस होगा सर? डिस्काउंट अलाउ किए हैं 10,000 रुपए का, आउट ऑफ 1,00,000 रुपीज 10,000 डिस्काउंट इज अलाउड। इस 10,000 के ऊपर 500 का जो आउटपुट IGST है वो रिवर्स हो जाएगा, और वो भी हम लोग को GST अब गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, वो जो कैश डिस्काउंट अलाउड है। इसका मतलब बाकी पैसा हम लोग को मिल गया। बताओ अमाउंट कितना मिला?
94,500। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप लोग को एक बात समझ में आएगा। इन इफेक्ट गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹1,00,000 माइनस 10,000 का डिस्काउंट इक्वल टू 90,000। IGST at the rate 5% on 90,000 is equal to 4,500। तो 94,500 ही अल्टीमेटली कस्टमर से मिलना था, वही बैंक में आ, क्योंकि ये 500 का जो एक्स्ट्रा जीएसटी था वो तो रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि कैश डिस्काउंट इज अलाउड। थोड़ा सा शांति से अच्छे से देखो, पॉइंट आप लोगों को क्लियर अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीएसटी इज नॉट लेवीड ओनली ऑन द फॉलोइंग केसेस, दीज बीइंग एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब अपने कुछ ऐसा आइटम्स का बात करने वाले, कुछ ऐसा खर्चा के बारे में बात करने वाले, ऐसा एक्सपेंसेस के बारे में बात करने वाले जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं, जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, जीएसटी एक्ट के परव्यू में ही नहीं है वो। उन सब चीजों के ऊपर जीएसटी लगाया ही नहीं जा सकता है, जीएसटी एक्ट मना करता है। जीएसटी एक्ट बोलता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, जीएसटी एक्ट नहीं बोलता, मतलब जीएसटी एक्ट कुछ नहीं बोलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी है ही नहीं। इंटरेस्ट के ऊपर नो जीएसटी, सैलरी एंड वेजेस के ऊपर नो जीएसटी, राइट। जैसे सैलरी एंड वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंटरेस्ट, ये सब कुछ वो आइटम्स है लेकर, ये सब कुछ ऐसा आइटम्स है जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। तो जीएसटी कैसे पे होगा? एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹500, एंट्री विल बी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500, जीएसटी लग ही नहीं सकता है। सिमिलरली सैलरी एक्सपेंस प्लस डेबिट से 5,000 टू कैश या बैंक 5,000, बात खत्म। और सिंपली इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू कैश या बैंक से 2,000, जीएसटी लग ही नहीं सकता है, राइट, जीएसटी के एक्ट से बाहर है। ओके, ऑलराइट, बस अब एकदम लास्ट पॉइंट, एक जीएसटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एकदम लास्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना देखना इंपॉर्टेंट है। रिवर्स चार्ज का मतलब those on which GST is applicable but not charged by the supplier, it needs to be paid
directly by the receiver of goods or services। सर मतलब क्या हुआ, सुनिए। कोई ऐसा खर्चा जिसके ऊपर जीएसटी लगना तो चाहिए, बट सामने वाला पार्टी जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर रहा है, राइट? ऐसा पॉसिबल है, बताएंगे कौन कौन से केस में। उस केस में जिसको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है, जो परचेज कर रहा है, उसको जीएसटी तो पे नहीं करना पड़ा क्योंकि सामने वाला पार्टी तो कलेक्ट ही नहीं किया। उसको वॉलेंटरीली खुद से उस अमाउंट के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। चार्ज करना चाहिए था उसको, वो चार्ज नहीं किया, तो ये खुद रिवर्स चार्ज करके जीएसटी का पेमेंट कर देगा जो गुड्स एंड सर्विसेज लिया है। ये कब होता है सर? गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, है ना? मतलब हम लोग जिससे परचेज कर रहे हैं ना, वो सामने वाला पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। वो सामने वाला पार्टी रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? हो सकता है कि उसका सेल 40 लाख से कम है। आपने बात की थी ना, रजिस्ट्रेशन लेना कब जरूरी होता है? व्हेन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ ट्रांजेक्शन में 40 लाख से ज्यादा का सेल हो, अगर अदर स्टेट्स का बात कर रहे हैं, अदर देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का बात कर रहे हैं, राइट? तो हो सकता है कि ना उसका बेंचमार्क से कमती है सेल, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ा। लेकिन अपने जब उससे परचेज करेंगे तो अपने को पता है इसके ऊपर जीएसटी लगता है, सामने वाला पार्टी को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो अपने को खुद से इस अमाउंट के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को दिया। और कुछ कुछ आइटम ऐसा है जिसके ऊपर नियम ही है, गवर्नमेंट बोल के रखा है कि आपको जीएसटी नहीं कलेक्ट करना है। ट्रांसपोर्टर को बोल के रखा है, ट्रांसपोर्टर तुम जीएसटी मत कलेक्ट करना। जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज लेगा वो खुद उस ट्रांसपोर्टेशन खर्चा के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत। सिमिलरली गवर्नमेंट बोल के रखा है लॉयर को, इंडिविजुअल लॉयर को, सुनो लॉयर, तुम अपना जब सर्विस देगा ना तो तुम खाली अपना बिल देना, तुम जीएसटी मत कलेक्ट करना। पर जो बिजनेस लॉयर का सर्विस लेगा, उस लॉयर के सर्विस के ऊपर 18% का से फॉर एग्जांपल जीएसटी होता है, तो वो जीएसटी उसको डायरेक्टली खुद गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा खुद से, राइट? तो और क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज फ्रॉम लॉयर, ठीक है? इसका एग्जांपल देखो, पेड टू लॉयर ₹10,000। एंट्री बताओ क्या होगा? लीगल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस प्लस अकाउंट डेबिट। पेमेंट कितना करना पड़ा? 10,000 ही तो पे करना पड़ा, तो 10,000, 10,000। लेकिन इसके ऊपर ना जीएसटी होता है, से फॉर एग्जांपल 18% का जीएसटी होता है, 18%। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी 9% ईच, राइट? तो एंट्री विल बी इनपुट सीजीएसटी असेट प्लस डेबिट, इनपुट एसजीएसटी असेट प्लस डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये खुद से पे करेगा कितना? 900 का सीजीएसटी, 900 का एसजीएसटी, 1100, सॉरी 1800, 1800 गवर्नमेंट को खुद से डायरेक्टली पे करेगा, लॉयर को नहीं पे करना पड़ा। लीगल एक्सपेंसेस जो पेमेंट किया वो तो 10,000 ही किया। इस 10,000 के ऊपर जो जीएसटी होता है ना, क्योंकि लॉयर को बोला हुआ है, इस तरह का सर्विस है कि लॉयर को गवर्नमेंट बोल के रखा है कि तुम जीएसटी का पेमेंट मत करना, जो तुम्हारा सर्विस लेगा वो डायरेक्टली खुद पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका लॉजिक वगैरह आप लोग जब हायर स्टडीज करोगे डिटेल में तब समझना। आप लोग के एग्जाम में, आप लोग के क्लास 11 के सिलेबस में इसको बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताया गया, तो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू दिस, ओके? So this was the whole concept about GST.